मुझे हर वक्त कमजोरी लगी रहती थी और शरीर में खून की कमी हो गई थी। मैंने डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर ने मुझे रोज एक नारियल पानी पीने के लिए कहा। भैया मेरे लिए रोज नारियल पानी लेकर आते थे, लेकिन मैं जब भी नारियल पानी पीती गहरी नींद में सो जाती थी। और फिर जब सोकर उठती थी तब मेरे पूरे बदन पर खरोच के निशान रहते थे और मेरा शरीर दर्द के मारे तड़पने लगता था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर एक दिन मैं नारियल पानी नहीं पिया। फिर उसके बाद जो हकीकत मेरे सामने आई उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे भैया, मेरा नाम आरोही है, हम दो भाई बहन हैं। एक मैं और एक मेरा भाई, वो मुझसे 3 साल बड़ा है। हम लोग ज्यादा अमीर नहीं थे। मेरे पापा एक स्कूल के टीचर थे। उनको जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे हम लोगों का घर आराम से चल जाता था। पापा टीचर थे, इसलिए घर में हमेशा पढ़ाई का माहौल बना रहता था। मैं और मेरे भैया दोनों ही खूब मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। पापा ने कभी भी हमारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। माँ और पापा हम दोनों भाई बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। हम लोगों की परवरिश में उन लोगों ने कोई कमी नहीं आने दी। हमेशा अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते थे। हमें अपने माता पिता के संस्कारों पर खूब गर्व था। मेरे भैया पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थे और उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करने का एक टारगेट बना लिया था, जिस कारण आगे चलकर उन्हें जल्द ही सरकारी नौकरी मिल गई। आज मेरे भैया को सरकारी नौकरी का लेटर आया था। हम दोनों भाई बहन बहुत ही खुश थे और मम्मी पापा को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। हम दोनों भाई बहन ने प्लानिंग किया था कि जैसे ही मम्मी पापा शादी से वापस आएंगे हम उन्हें यह खुशखबरी सुनाएंगे और फिर हम चारों मिलकर बहुत ही इंजॉय करेंगे। लेकिन हमें कहाँ पता था हम लोगों की जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। असल में हम दोनों भाई बहन की परीक्षा चल रही थी और मेरे मम्मी पापा रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में गई हुई थी। सभी लोगों को बुलाया था, लेकिन हम दोनों भाई बहन के एग्जाम होने के कारण शादी में जाने से मना कर दिए, क्योंकि परीक्षा सर पर होने की वजह से हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारी पढ़ाई में किसी भी तरह की दिक्कत आए। इसलिए हम लोगों ने शादी में जाने से मना कर दिया। लेकिन माँ पिताजी को तो जाना ही था। तभी उन्होंने कहा कि 2 दिन की बात है, हम लोग शादी अटेंड करके आते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं और मेरे बड़े भैया घर पर ही रहे। माँ और पिताजी शादी में चले गए। वहां शादी अटेंड करने के बाद जब वह लोग वापस आ रहे थे तभी उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया और वह दोनों हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों भाई बहन को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जब यह खबर हम लोगों तक पहुंची तो हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर यह क्या हो गया। ऐसा लगा कि हमारे पैरों तले जमीन ही निकल गई। हम लोग तो जैसे खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। अपने माँ पापा के बिना रहना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। अब तो जैसे दुखों का पहाड़ हम लोगों के ऊपर आ पड़ा था। हम चाहकर भी उन्हें नहीं भुला पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे अब हम लोगों ने अपने आप को संभाला। भैया की तो नौकरी लग गई गई थी, लेकिन अब मैं भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और अच्छे से जीवन यापन करने लगी। हम दोनों भाई बहन अपने मम्मी पापा की कमी को तो हमेशा ही महसूस करते थे, लेकिन अब अफसोस करने के अलावा हम दोनों भाई बहन के जीवन में और क्या बचा था। कभी कभी दिल में ख्याल आता कि काश हम भी उन लोगों के साथ चले जाते तो अच्छा होता, क्योंकि माँ बाबा की जुदाई हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। हम लोगों के सोचने से तो कुछ होने से रहा। मेरे भैया ने सरकारी नौकरी की परीक्षा दी थी और उसमें उनका प्रथम स्थान आ गया था। अब उनके हाथ में एक सरकारी नौकरी थी। वहीं पर मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। जब मेरे भैया का रिजल्ट आया तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा था। हम दोनों भाई बहन ने अच्छे से एक दूसरे को मिठाई खिलाई थी और सोचा था कि जब मम्मी पापा आएंगे तब इस पल को बहुत ही इंजॉय करेंगे। लेकिन शायद मम्मी पापा को यह नहीं देखना था, इसलिए तो अचानक से हम दोनों को छोड़कर चले गए। हम लोग उनका सपना पूरा करने के लिए ही तो प्रयास कर रहे थे। और आज जब भैया की नौकरी लगी थी तब माँ पिताजी हम लोगों के साथ में नहीं थे। लेकिन फिर हम लोगों ने यही सोचा कि उनकी आत्मा को शांति जरूर मिली होगी, क्योंकि वह लोग हमेशा चाहते थे मैं और मेरे भैया दोनों सरकारी नौकरी करें। अब मेरे भैया अच्छे से नौकरी करने लगे और मुझे भी पढ़ाने लगे। उन्होंने मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मैं भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी और अब मैंने भी मन में ही मन ठान लिया था मैं किसी भी तरह सरकारी नौकरी लेकर ही रहूंगी। तभी एक रोज जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो अचानक से मुझे चक्कर आने शुरू हो गए
और मुझे उल्टियाँ होने लगी। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। उस समय भैया ऑफिस में थे और मैं घर पर अकेले थी। मैंने भैया को फ़ोन किया। भैया तुरंत ऑफिस से घर चले आए और जल्द से जल्द मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया तो मेरे शरीर में बहुत ही खून की कमी पाई गई, जिस कारण से मुझे बहुत ही ज़्यादा कमजोरी हो गई थी। अब डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा। घर आने के बाद मेरे भैया ने मुझे सख्त मना किया कि मैं घर पर किसी भी तरह का कोई काम ना करूं और पढ़ाई लिखाई से भी कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लूं और अच्छे से घर पर रहकर आराम करूं। लेकिन रही बात हमारे घर के काम की, वह कौन करेगा? अगर मैं काम करने लग गई तो फिर से मेरी तबीयत ज्यादा और खराब हो जाएगी। फिर भैया ने कहा, हम कोई अच्छा सा नौकर रख लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तभी भैया ने काफी जगह फोन किया और एक अच्छे नौकर की तलाश करनी शुरू कर दी। लेकिन फिर भैया ने कहा कि एक नौकर की जगह नौकरानी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि तुम भी खुद को सुरक्षित महसूस करो। लेकिन हमें कोई नौकरानी ऐसी नहीं मिली जो हमारे घर का काम कर सके, क्योंकि कोई नौकरानी ज्यादा पगार मांगती, कोई बहुत ही ज्यादा नखरे दिखाती। भैया तो ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। फिर एक दिन मेरे भैया के दोस्त ने हमें एक नौकर लाकर दिया, जिसका नाम श्यामू था। वह काफी अच्छा ईमानदार नौकर था और मुझे अपनी बहन जैसा और भैया को अपना भाई जैसा मानता था। श्यामू घर के सारे काम को अच्छे से संभालने लगा था। अब हम लोगों को किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं रहती थी। श्यामू भैया के ऑफिस से आने से पहले उनके कपड़े निकाल देता और खाना खाने से लेकर सारी चीजों के अच्छे से बंदोबस्त कर देता। हम दोनों बहन भाइयों को अच्छे से खाना लगा देता। हम भी श्यामू को अपने ही परिवार के सदस्य की तरह रखने लग गए थे। अब मैं श्यामू के साथ खुलकर बातें करने लगी थी। मैं उसके साथ अपने आप को बिल्कुल असहज महसूस नहीं करती थी। जब भैया ऑफिस में रहते और श्यामू और मैं घर पर रहते, मुझे बिल्कुल भी यह महसूस नहीं होता कि मैं अकेले इस घर में एक जवान नौकर के साथ रह रही हूँ। मैं श्यामू को अपने भाई के जैसे ही मानती थी। खैर, कुछ दिनों के बाद मुझे भैया फिर से डॉक्टर के पास लेकर गए, ताकि मेरी तबीयत में कोई सुधार आया कि नहीं, इस चीज का पता लगाया जा सके। तभी डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि हाँ, कुछ तो सुधार आया, लेकिन इसे रोजाना नारियल पानी दिया जाए ताकि इनकी कमजोरी दूर हो जाए। तभी भैया ने कहा कि मैं रोज ऑफिस से आते वक्त तुम्हारे लिए ताजा नारियल पानी लेकर आया करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, और मुझे पता है कि नारियल पानी पीने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत ही ताकत आ जाएगी और फिर तुम मन लगाकर अपना पढ़ाई करना, क्योंकि तुम्हें भी माँ पापा के सपने को पूरा करना है। खैर, इसी तरह हम भैया और नौकर श्यामू सब एक साथ रहने लगे थे। अब भैया रोज ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए नारियल पानी लेकर आ जाते थे और फिर नारियल को टेबल पे रखकर खुद फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला जाया करते थे। मैं नारियल पानी पी लेती थी, लेकिन जैसे मैं नारियल पानी पीती मुझे चक्कर आने लगते और मैं तुरंत ही बेहोश हो जाया करती थी। मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। उसके बाद जब मुझे होश आता तो मैं खुद के शरीर के ऊपर खरोच के निशान पाती और दर्द के मारे मेरा पूरा शरीर टूट रहा होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे शरीर को कुछ कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था। तभी मुझे लगा कि मुझ में कमजोरी और ज्यादा बढ़ने ही लगी है, जबकि नारियल पानी शरीर के अंदर ताकत पैदा करती है। लेकिन फिर मैंने सोचा, हो सकता है अभी मैं नया नया नारियल पानी पी रही हूँ, जिस कारण मुझे नींद आ जाती है। और रहा सवाल मेरे शरीर पर खरोच के, तो हो सकता है कि मच्छर मुझे काट लेते होंगे। मैं अब यही सोचने लगी थी। कभी कभी तो मन में होता था कि मैं इस बारे में भैया से पूछ लूं, क्योंकि अब यह मेरे साथ रोज ही होने लगा था। मैं जब भी नारियल पानी पीती मैं बेहोश हो जाती थी, और फिर जब मैं होश में आती तो मेरे शरीर पे निशान नजर आने लगते थे और पूरा बदन दर्द के मारे बेहाल रहता था। एक दिन मैंने भैया को कह भी दिया कि नारियल पानी पीते ही मुझे बहुत ही जोरों की नींद आने लगती है। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद नहीं आए, लेकिन मैं बहुत ही गहरी नींद में चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरी बात को हंसी मजाक में टाल दिया और फिर भैया को कुछ ना बोली। लेकिन अब यह मेरे साथ लगातार हो रहा था। मैं समझने की कोशिश करती, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। रोज रोज शरीर पर निशान कैसे बन जा रहे हैं और मेरा बदन इतना दर्द के मारे क्यों टूटने लगता था। अब तो मुझे किसी और चीज का भी शक होने लगा था।
लेकिन मैं किस पर शक करती। श्यामू बेचारा तो दिन भर घर का काम करता और किचन से बाहर आता ही नहीं था। लेकिन एक बात तो थी कि जब भी मैं नारियल पानी पीती तभी मेरे साथ ऐसा होता था। मैं तो चाहकर भी भैया के ऊपर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब माँ पिताजी नहीं थे तब भैया ने मुझे संभाला था और हमेशा मेरा ख्याल माँ पापा से बढ़कर किया। उन्होंने कभी भी मुझे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, और वो मेरे भाई थे, मैं उनके ऊपर इस तरह कोई शक नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अब यह समस्या मुझे अंदर ही अंदर खाने लगी थी। मैं परेशान होने लगी थी और इसी परेशानी की वजह से मुझे रात भर नींद भी नहीं आती थी। जब भी मैं नारियल पानी पीने के बाद बेहोश होती और उसके बाद जब मुझे होश आता था, तब मैं फिर दोबारा चाहकर भी नहीं सो पाती थी, क्योंकि मेरे बदन का दर्द मुझे सोने ही नहीं देता था। मैं पूरी रात इसी तरह निकाल देती थी। आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं ये सब बातें भैया को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। और फिर ना जाने वो क्या सोचने लगे, उनके मन में ना जाने किस तरह की भावना आ जाए। अब तो मुझे नारियल पानी पीने का भी मन नहीं करता था, लेकिन मैं भैया को आखिर क्या बोलकर मना करती। इसलिए मैंने यह बात भैया को बिल्कुल भी नहीं बताई। अब तो मेरा पूरा शरीर हर वक्त दर्द में डूबा रहता था और मेरे सर में भी चक्कर आने लगे थे। और जब भी मैं कुछ खाती थी मुझे उल्टियाँ होने लग जाती थी। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो मैं उनमें जरा भी अपना ध्यान नहीं लगा पाती थी। जिस तरह पहले पढ़ाई करती तो हमेशा फर्स्ट नंबर पर आती थी, लेकिन अब तो मेरा पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ही ध्यान हट चुका था। बस दिन भर मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ती थी, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इस वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं डॉक्टर से चेकअप करवा लेती हूँ। तभी एक रोज़ भैया ऑफिस गए हुए थे, तो मैंने सोचा अकेले ही चेकअप करवा कर आती हूँ। यही सोचकर मैं डॉक्टर के यहाँ गई और उन्हें सारी कहानी बताई। डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया और रिपोर्ट निकालकर कहा, क्या तुम कुछ समय से बेहोशी की दवा ले रही हो? ऐसी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर भला मैं बेहोशी की दवा क्यों लूंगी? लेकिन मैं कुछ ना बोली और डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर मरे मरे कदमों से घर की ओर चल पड़ी। अब तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मैं बेहोशी की दवा भला क्यों लूंगी, और नारियल पानी के साथ मुझे बेहोशी की दवा देता कौन है? वैसे भी नारियल पानी तो भैया लेकर आते हैं और भैया ही मुझे पिलाते हैं। फिर मेरे मन में आया कि भैया ऐसा क्यों करेंगे? अब तो मुझे सारी सच्चाई जाननी ही थी। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था? यह सब बातें मेरे दिमाग में किसी भी तरह से नहीं निकल रहा था। और आखिर मैं अपना यह दुख किसे बता सकती थी? मैं भैया को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे उनकी फिक्र हो रही थी और मेरा कोई नहीं था दुनिया में जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। इसलिए मैं सारा दुख दर्द हमेशा अपने ही अंदर दबा कर रख लेती थी। लेकिन तभी मैंने सोचा, मुझे यह सब पता तो लगाना ही पड़ेगा। यूं कब तक मैं खुद के ऊपर जुल्म सहते रहूंगी? आखिर पता तो चले मेरे साथ यह कौन कर रहा है, क्योंकि मैं चाहकर भी भैया पर शक नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर देखा जाए तो मेरा ध्यान बार बार भैया के ऊपर ही जा रहा था। लेकिन तभी मन में आया कि भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, और भला ऐसे करने से उन्हें क्या लाभ होगा। खैर फिर मैंने सोचा कि जब तक मुझसे सारी सच्चाई पता नहीं चल जाती तब तक मैं किसी पर शक भी नहीं कर सकती, और ऐसे बेवजह किसी पर शक करना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जब कल भैया नारियल पानी लेकर आएंगे तो मैं नारियल पानी नहीं पीऊंगी और ऐसा नाटक करूंगी जैसे कि मैं नारियल पानी पी लिया है, और फिर बेहोशी का नाटक करके सो जाऊंगी। और उसके बाद देखूंगी कि आखिर रात में मेरे साथ होता क्या है। तभी मैंने प्लान के मुताबिक दूसरे दिन भैया से बोल दिया कि भैया, आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। असल में भैया मुझे हमेशा कॉलेज अपने साथ लेकर जाते थे और कॉलेज के बाहर मुझे छोड़ देते थे, और फिर शाम के समय आते वक्त मुझे अपने साथ लेकर आते थे। लेकिन आज मैं कॉलेज नहीं गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी आखिर पूरा दिन घर में होता क्या है और भैया नारियल पानी में क्या मिलाते हैं। अगर आज मैं साथ नहीं जाऊंगी तो जरूर भैया कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए मैं घर पर ही रहकर भैया का इंतजार करने लगी। शाम में जब भैया घर आए तो उनके हाथों में नारियल पानी थी। मुझे देते हुए कहा कि नारियल पानी पी लो, तुम्हें ठीक लगेगा। और फिर मेरी तबीयत पूछने के बाद फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चले गए। तभी मैंने वह नारियल पानी नहीं पिया और वहीं पर रख दिया। उसी वक्त श्यामू वहां पर आया और मुझे कहने लगा, नारियल पानी दीजिए, मैं इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, फ्रिज में रख दो। थोड़ी देर के बाद जब श्यामू नारियल पानी ठंडा करके लाकर मुझे पीने के लिए दिया, तब मैंने खांसने का नाटक किया और श्यामू को
पानी लाने के लिए कहा। श्यामू मेरे लिए पानी लाने किचन में चला गया। मैं जल्दी से वो नारियल पानी एक पौधे में डाल दिया और बेहोशी का नाटक करके सोने लगी। लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी। भले मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं सब कुछ सुन पा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा भैया मेरे पास आते और कहने लगते हैं, क्या हुआ आरोही, तुम्हें नींद आ गई है क्या? फिर भैया लंबी लंबी सांस लेते हुए कहने लगे, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, हर रोज नारियल पानी पीते ही सो जाती है। खैर दिन में भी इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी और फिर जागती रही होगी, तभी तो आज कॉलेज से भी नहीं गई। कोई बात नहीं, अभी इसे सोने देता हूँ, थोड़ी आराम कर लेगी तो इसे अच्छा लगेगा। यह कहकर भैया ने मुझे उठाया और फिर मुझे मेरे कमरे में सुलाकर अपने कमरे में वापस चले गए। फिर मेरे दिमाग में आया भैया ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, यह सब मेरे दिमाग का वहम था। फिर मेरे दिमाग में आया कि अभी मैं लेटे ही रहती हूँ, मुझे यूं ऐसे उठना नहीं चाहिए, देखती हूँ आगे क्या होता है। तभी थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई मेरे कमरे के अंदर आ रहा होता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और मैंने उसे एक जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं बेहोश नहीं हूँ। फिर मैंने देखा कि वह आदमी जो मेरे कमरे में आता है वह मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करने लगता है। तभी मैंने अचानक आंखें खोल दी। उसमें कमरे में अंधेरा था, इस वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भैया दौड़कर मेरे कमरे में आए और आते ही उन्होंने कमरे की लाइट जला दी। और फिर उसके बाद मैंने जिसे देखा वह देखकर मेरी रूह कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमने देखा कि मेरे कमरे में तो श्यामू खड़ा था। तभी मैंने श्यामू को खींच कर तमाचा दे मारा। फिर मैंने भैया को सारी बातें बता दी, किस तरह से नारियल पानी पीने के बाद मैं बेहोश हो जाती थी और होश में आने के बाद जब देखती तो मेरे पूरे शरीर के ऊपर खरोच के निशान होते थे, और किस तरह मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गई और मुझे डॉक्टर के द्वारा पता चला कि मुझे बेहोशी की दवा दी जा रही है। भैया ये सब सुनकर आग बबूल हो गए, श्यामू को पीटना शुरू कर दिया। तभी मैं श्यामू को भैया से छुड़वाते हुए पूछने लगी, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तभी श्यामू ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगा, हमें माफ़ कर दो, असल में मुझे अपनी हवस मिटानी थी और मैंने जब से आपको देखा था तब से मेरे मन में गंदा ख्याल आने लगा था, इसलिए मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। जब भैया आपके लिए नारियल पानी लेकर आते थे तब मैं उसे गिलास में निकालने के बाद ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देता था और फिर उसके अंदर नशे वाली दवाइयाँ मिला देता था। आप नारियल पानी पीने के बाद गहरी नींद में सो जाती थी और जब भैया आपके पास आपसे बात करने के लिए आते थे तब मैं भैया को बोल देता था कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नींद आ गई है। तभी भैया आपको उठाकर आपके कमरे के अंदर लाकर आपको सुला देते थे और फिर अपने कमरे में चले जाते थे। फिर मैं मौका का फ़ायदा उठाकर आपके कमरे में आकर आपके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता था और आपके साथ अपनी हवस की प्यास मिटाने के बाद चला जाता था। और अब सच पूरा सामने आ चुका था। तभी भैया ने पुलिस को फ़ोन लगाया और श्यामू को पुलिस के हवाले कर दिया। अब भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लेकर कहने लगे, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी हिफाजत ना कर पाया। तभी मैंने भैया को गले लगा लिया और कहा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, देर से सही लेकिन हम लोगों ने समझदारी के साथ काम लिया और उस दरिंदे को पुलिस के हवाले कर दिया और अब हम दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे थे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।